आज हमारा जो चैप्टर है वो है सिविक सिक्स्थ यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो बुक का असल नाम है उसका चैप्टर 4 है हमारा, की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस पर हमने पहले भी बहस की है और आज हम कोशिश करेंगे इसको इन नटशल हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं, कि जब हमने पढ़ा कि कौन कौन से तरीके हैं जो गवर्नेंस के, तो उसमें जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज दुनिया में सबसे तरीकाकार जो गवर्नमेंट का है, या गवर्नमेंटों में से जो सबसे आम इस वक्त दुनिया में पाई जाती है, दैट इज़ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी ही क्यों, अगर हम ये समझते हैं कि लोग इस वक्त पढ़े लिखे हैं और दुनिया में मतलब इस वक्त जो है तालीम है, एजुकेशन है और हर तरफ से जो रूल ऑफ लॉ है, तो वो इसी गवर्नमेंट, इसी तर्ज हुकूमत को क्यों पसंद करते हैं? उसका बुनियादी सबब जो है इसके की एलिमेंट्स में से, और इसके की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये हम पहले डिस्क्लोज करेंगे और उसके बाद ये कोशिश करेंगे समझने की कि यही की एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है इंसानी समाज के लिए। क्लियर? तो इसके बुनियादी जो डेमोक्रेसी है उसके बुनियादी मकासद में 3 मकासद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त यही इसी तर्ज हुकूमत को अच्छा सबसे बेहतर समझा जाता है। पहला है पार्टिसिपेशन, और हमने पहले डिस्कस किया है कि इसमें रूल होता है उस गवर्नमेंट का जिसको लोग चुनते हैं। तो इन ब्रॉडर टर्म्स यहां पर सिर्फ इलेक्शन ही नहीं बल्कि इलेक्शन के अलावा और भी तरीके हैं जहां पर आम लोग जो है वो गवर्नमेंट, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कर रहे होते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। ये पहला बुनियादी उसूल है डेमोक्रेसी का। दूसरा क्या है? नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में हम ये समझाते हैं कि इसमें किसी भी तरह से जो आपस में ताउन है लोगों का वो हमेशा रह जाना चाहिए, लोग एक दूसरे के साथ ताउन से चलें। उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज ये होता है कि हम अपने मसाइल को हल करें। हम अपने अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के झगड़े होते हैं उन झगड़ों का किसी न किसी एतबार से हम कोई ना कोई हल ढूंढ ले। ये इसका दूसरा बुनियादी फैक्टर है, ये इसका दूसरा फैक्टर। तीसरा फिर क्या है? जब हम झगड़े हल करते हैं तो वहां पर 2 चीजें होती है कि हम पहले ये देखते हैं कि ऐसा फैसला करें जिसमें हर एक के साथ बराबरी हो। वो किस तरह से हम कर सकते हैं? वो इस तरह से कर सकते हैं कि हम उनको कानून के मुताबिक उन झगड़ों का हल मुतय्यन करें। क्लियर? तो यहां पर बनता है 2 चीजें एक साथ हैं, ये इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड यानी हम बुनियाद ये बनाते हैं कि सारे लोग बराबर है, डेमोक्रेसी में वो है। और राइट टू वोट में जो हमने देखा है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, तो वहां भी राइट टू इक्वालिटी है। और मसाइल तो हर जगह होते हैं, माँ बाप के बीच में भी झगड़े होते हैं, माँ बाप के साथ भी बच्चों के झगड़े होते हैं, और भाई बहनों में भी झगड़े होते हैं, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे माशरों में भी झगड़े होते हैं। लेकिन झगड़ों की बुनियाद जो होती है वो कोई आपसी कोई मसला होता है, और उस मसले में एक शख्स हक पर होता है और एक गलती पर होता है, और हम कानून को अमल में लाते हुए हम ये मुतय्यन करते हैं कौन हक पर है, उसको हक दिया जाए, और जो गलत है उसको समझाते हैं। अगर वो नहीं समझेगा तो उस पर फिर कानून कार्रवाई करता है। तो ये डेमोक्रेसी जो है, और असल तरीका यह है कि इंसान यही चाहता है। दैट इज वाई कि हम ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन तर्ज हुकूमत जो इस वक्त मुमकिन है वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी हो सकती है। और यहां पर आपने ये देखा कि मैंने यहां पर पार्टिसिपेशन, नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस मैंने एक साथ लिखा है। तो इसका भी एक और मतलब यहां यह बनेगा कि इक्वालिटी और जस्टिस दे गो हैंड इन हैंड, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। जहां जस्टिस है वहीं इक्वालिटी हो सकती है, जहां जस्टिस नहीं है वहां इक्वालिटी नहीं है। तो ये 3 ही सतून है, 4 नहीं है, 3 ही है, क्योंकि इक्वालिटी जस्टिस वो है एक ही। ये आप समझ लीजिए कि कॉइन के 2 अतराफ हैं, जहां इक्वालिटी है असल में वहां जस्टिस होता है, वहां इंसाफ होता है। क्लियर? अब यही क्यों है सवाल मैंने खुद खड़ा किया है। यहां पर मैंने लिखा है नीचे, आप अगर आप नोट्स में आपने देखोगे तो वहां पर मैंने लिखा है बट वाई। यही 3 हम इनको ही की एलिमेंट्स क्यों समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और इसको हम एक खास तनाजुर में देखने की कोशिश करेंगे। वो है अफ्रीका, वो है
क्यों अफ्रीका में पार्टिसिपेशन भी नहीं थी, अफ्रीका में जो मसाइल थे उनका हल भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा था, और यही वजह वहां इक्वालिटी और जस्टिस नहीं था। और इसको हम पहले भी डिस्कस करेंगे, और एंड में एक क्वेश्चन आता है इसके बारे में, उसमें भी इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो हम इसको इसी तनाजुर में, क्योंकि ये बहुत ही एक पिक्यूलियर, या जिसको हम कहते हैं एक टिपिकल एग्जाम्पल है हमारे पास। क्लियर? वो है साउथ अफ्रीका। वो है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल हैव स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स एंड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज। तारीख इंसानियत भरी हुई है कि लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी है डेमोक्रेसी हासिल करने के लिए, जिसमें इंडिया भी एक मिसाल है। और 1947 को हमने आज़ादी हासिल की, 1757 में हम गुलाम बने हैं, और 1757 में स्टार्ट हुआ, और 1947 यानी तकरीबन 200 साल, 10 साल कम, हमारा मुल्क भी इन चीज़ों से दूर रहा, जिसको हम पार्टिसिपेशन और डिस्प्यूट का हल, और उसके अलावा इक्वालिटी और जस्टिस, इससे दूर रहे। इसके लिए हमने बहुत सारी कुर्बानी दी, और सिर्फ हमें नहीं बल्कि सारी कौमों ने दी है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पॉसिबल सिस्टम टू गिव राइट्स टू द पीपल। अब फिर हम इसकी बात क्यों करते हैं कि डेमोक्रेसी ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यही एक जरिया इस वक्त दुनिया में मौजूद है कि जो इतनी प्लूरल सोसाइटी में सबको अपने हुकूक दे सकता है, यही मुतामिल हो सकता है। किसी भी तरह का और तरीका जो है हुकूमत का, वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। एंडिंग ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब जब हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन की, जब हम बात करते हैं, उन्हीं 3 की एलिमेंट्स को आप नजर में रखिए। मैं इनको बार बार अब मैं बताऊंगा, 3 एलिमेंट्स को नजर में रखिए। तो क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो दुनिया में है उसका सबब यही 3 एलिमेंट्स है, या और कुछ है? यही 3 समझ रहे हैं? तो दैट इज वाई कि हम क्या कहते हैं कि अगर ये 3 एलिमेंट्स लाए गए तो यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो। चाहे अब आप इसको नाम कुछ और ही दो, चाहे आप किसी मजहब के नाम पर यही इमारत क्यों ना खड़े करें, डेमोक्रेसी यही कहलाती है। इसके की एलिमेंट्स तो यही है। क्लियर? तो इससे हम इस डेमोक्रेसी के इन की एलिमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया में सबसे बड़ा मसला है इंसानियत के दर पे, वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी जो लोग ये बुनियाद बनाते हैं कि ये एक नस्ल का है, ये दूसरी नस्ल का है, जिसको हम नस्ल परस्ती कहते हैं। ये काला है, ये गोरा है, ये सफेद है, और ये दूसरे रेस का है, ये कलर रेस का है। तो इसको हम नस्ल परस्ती कहते हैं। और नस्ल परस्ती की जो जड़ें हैं, ये अभी भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। यहां तक कि ये अप टू द लेट 20th सेंचुरी तक इसकी मिसाल हमें साउथ अफ्रीका में मिलती है। और इसका कला कमा हमने इन्हीं 3 की एलिमेंट से किया है। किसकी? डेमोक्रेसी की। लेट अस सी हाउ। साउथ अफ्रीका इज एन अफ्रीकन कंट्री। पहले भी मैंने बात की, ये अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, और नॉर्दर्न साइड में काफ़ी इसमें जो है वो ममालिक हैं जहाँ पर इस्लामी सल्तनत कायम थी। और साउथ में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हुकूमतें मौजूद हैं और थी भी। क्लियर? तो यहाँ पर इट्स पीपल वाई डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। अक्सर बेशतर हम जब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो गलतुल आम यह है कि वहाँ पर गोरे और काले के बीच में तफरीक थी। हालांकि वहाँ पर 4 रेसेस में लोगों को तकसीम किया गया था। कितनी? 2 तो हमें याद ही नहीं है। पहली थी दैट इज वाइट, ये सुपरमेसी इनकी थी, सबकी हेजेमनी इनकी थी, इनका ही चलता था। और उसके बाद आता है ब्लैक, जो मेजॉरिटी में थे लेकिन सबसे ज्यादा इनके साथ ज्यादती होती थी। और उसके बाद आते हैं बहुत सारे इंडियन, जो वहां पर इंडियन रेसेस जो वहां पर रहती हैं, वो आते हैं, ये अलग समझे जाते थे। इसके अलावा और भी कलर्ड रेसेस वहां मुख्तलिफ ममालिक से आती हैं, उनको अलग समझा जाता था। तो यहां पर भी आप ये समझेंगे कि इंडिया के लोगों की एक अलग रेस वहां पर मौजूद थी। दैट इज वाई कि हम जब तारीख पढ़ते हैं तो गांधी जी का रोल भी वहां पर देखते हैं, और गांधी जी के साथ भी वहां पर बहुत सारे मसाइल हो गए। और यही वजह है कि गांधी जी ने जब वहां उसको जेला, तो फिर वो जब इंडिया आया तो उसने यहां पर अंग्रेजों को फिर आईना दिखाया कि आप क्या करते हैं और आप असल में क्या है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द अपार्थाइड लॉज, these races were not allowed to mingle with each other। और अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड का मतलब यह होता है कि नस्ल परस्ती जायज है। मुख्तसर तौर पर अगर आपको समझें,
यानी जो जिस रेस से है वो उसी से अपने ताल्लुक रखे, बाकी किसी से ना मिले, वो अपनी ही रेस में रहे। यहां तक तो चलिए, यहां तक भी मानते हैं किसी न किसी एतबार से, यहां तक भी चलो जायज ही है। लेकिन जब ये नस्ल परस्ती उससे आगे बढ़ती है कि हम सुपीरियर है, वो बाकी इंफीरियर है, तो यहां पर अपार्थाइड का मतलब जो है बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये अपार्थाइड गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने सीरियसली कहा था कि एक नस्ल दूसरे से मिल नहीं सकती है, यहां तक कि टू लिव नियर ईच अदर इट वाज ए क्राइम, यानी नजदीक रहना भी, एक दूसरे के नजदीक, दे वर नॉट अलाउड टू मिंगल, एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना ये गैर कानूनी था, और एक दूसरे के नजदीक रहना सहना ये भी गैर कानूनी था। कॉमन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करना ये भी गैर कानूनी था, यार इसके लिए कानून थे। दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है इसके बारे में, इन द लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी द कंट्री एक्सपीरियंस्ड ह्यूज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब शुरू में तो ज्यादा नहीं था, लेकिन जब 20th सेंचुरी का जो आखिरी वाला हिस्सा, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जो हमने बात की उसमें मैंने आपको समझाया कि ये जो चीज है ये 1950 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। अपार्थाइड रिजीम का ये कहर जो वहां पर नाजिल हुआ ये बहुत ज्यादा बढ़ गया 20वीं सदी के आते आते। और यहां के लोगों ने जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको कितनी तकरीबन ये 6 डेकेड्स यानी 60 साल तक इसको जेला। डेकेड का मतलब होता है 10 साल। तीसरा पॉइंट जो आपको याद करना है, द वाइट सेटलर्स हु सेटल्ड हियर परस्यूड ए पॉलिसी ऑफ रूथलेस सप्रेशन टुवर्ड्स द ब्लैक मेजॉरिटी। और जो यहां पर बाहर से आए हुए सेटलर हम उनको कहते हैं जो दूसरे मुल्कों से यहां आए, ये यूरोप से आए हुए लोग थे, यहां बसने आ गए। उसकी भी एक पहली पुरानी कहानी है किस तरह से यहां आए। जब आप उसमें एंशिएंट जो कल्चर्स थे उनके बारे में जो आप पढ़ेंगी तारीख में, तो आपको पता चलेगा ये सेटलर्स कहां से यहां नमूदार हो गए। तो जिस तरह ये अंग्रेज फिर पूरी दुनिया में फैल गए, कश्मीर ये यहाँ इंडिया में भी आ गए, चाइना में चले गए, बहुत सारे और अफ्रीका के कंटिनेंट्स को इन्होंने पामाल किया। पूरा जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ वाइट्स देख रहे हैं, वहाँ पर ये चले गए। अमेरिका हम देख रहे हैं, वहाँ पर ये चले गए। इन्होंने दुनिया की कोई जगह नहीं छोड़ी, तो ये हर तरफ चले गए और ये यहां पर भी एज सेटलर्स आए। और यहां पर सेटल होके जो यहां पर मेजॉरिटी में लोग थे ब्लैक्स नेग्रोज, उनको इन्होंने सारे के सारे उनके सारे हुकूक जो है सल्ब कर लिए और उनको जानवरों की तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद आता है चौथा जो पॉइंट आपको याद रखना, दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज सो अपरेंट दैट एवरीवन कुड सी इट। यह अब इतनी वाज़ेह थी जो इनके साथ जो ज्यादती नारवा सलूक इनके साथ रखा जाता था, तो ये इतना वाज़ेह था कि सब लोग इसको देख सकते थे। यानी ये ढका छुपा बल्कि ओपन था। क्यों, किस तरह से ओपन था? देयर वेर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस। ओपन इस तरह से कि अलग बसें, अलग ट्रेनें, रेलगाड़ियां अलग चलाई जाती थी। हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेस, और अस्पताल भी व्हाइट्स के लिए अलग, ब्लैक्स के लिए अलग। एंड विलेजेस एंड टाउन्स, गांव और कस्बे भी अलग अलग किए गए थे। इतना ज्यादा ये क्लियर था, ओपन था। इवन द बस स्टॉप्स एंड शॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। यहां तक कि बस स्टॉप भी अलग थे कि हम यहां गाड़ी में चढ़ेंगे, आप वहां चढ़िए, हमारे नजदीक मत रहिए। इतने ये ज्यादा गए गुजरे थे। और लोगों को दुकानों पर आने की भी इजाजत नहीं थी। व्हाइट्स के लिए अलग दुकानें होती थी और ब्लैक्स के लिए अलग दुकानें होती थी। पांचवा पॉइंट जो अपार्थाइड के बारे में आपको रखना है याद, आफ्टर सेवरल डेकेड्स ऑफ एंडलेस स्ट्रगल द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स ब्लैक्स केम टू एन एंड इन 1994। अब जब जुल्म बढ़ता है तो वो खत्म तो होता ही है। और 1994 तक यहाँ के बहुत सारे लोग, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल है, यहाँ तक कि इंडियन ओरिजिन का भी एक जिसका नाम यूसुफ दादू था, वो भी यहाँ पर उसने भी काम किया। हालांकि था वो एक वो कम्युनिस्ट था, लेकिन यहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ उसने काम किया। इसी तरह जो है बहुत सारे लोगों के नाम हमें जो मिलते हैं, उनमें कुछ वाइट्स के भी नाम है जिन्होंने इसमें काम किया है। यानी
हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब सारे वाइट्स ही खराब है। ये एक खास तरीका होता है, सोच होती है, फस्तायत की सोच होती है खास लोगों की, तो वो करते हैं। हालांकि दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे हैं, यानी इस एतबार से इंसानियत के तौर पर ज्यादातर लोग तो उनको इंसानियत का मतलब अंदाजा है कि इंसानियत क्या चाहती है, समझ रहे हैं। और बहुत मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो मिसलीड करते हैं बाकी लोगों को, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो वहां पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी के सभी वाइट्स खराब थे या सभी के सभी ब्लैक्स अच्छे थे। ब्लैक्स भी उनके साथ क्राइम्स करते थे, ये भी अपनी जगह पर एक अलग से इसकी भी एक तारीख है। तो वहां पर जो ब्राम फिशर थे या इसी तरह जो थे अफ्रीकन नेशनल के पहले वाले जो रुकन थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, और कुछ ऐसे वाइट्स थे, वाइट्स बड़े वकील जिन्होंने इन ब्लैक्स के लिए उनके मुकदमे लड़े जब उनको गवर्नमेंट ने जेल भर दिया। और इनमें एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिसने सबसे ज्यादा यहां पर जो मुसीबतें झेली और ये तहरीक जो है अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचाई, वो था नेल्सन मंडेला। और इसका एक बहुत अच्छा नाम है, बड़ा नाम है। जिस तरह यहां पर हम बापू कहते हैं गांधी जी को और उसको कई नामों से याद करते हैं, तो इसी तरह नेल्सन मंडेला के भी साउथ अफ्रीका में बहुत सारे नाम हैं। और इसका पूरा नाम अगर आपको याद रखना चाहते हैं तो इसका नाम है, वो इसको मदीबा कहते थे, जिस तरह बापू कहते हैं तो वो मदीबा इसको कहते थे। और इसके साथ एक और नाम भी ज़ुलू लैंग्वेज में इसको अली बंजू कहते थे। तो मदीबा, अली बंजू, इसका रूहली लाला इसका वो फैमिली नेम है, और नेल्सन मंडेला, मदीबा, अली बंजू, रूहली लाला, नेल्सन मंडेला, इसमें बहुत लंबी एक इसका नाम है। तो ये पूरा कंप्लीट नाम कभी आप इसको याद रखना। तो ये बन गया पहला ब्लैक प्रेसिडेंट। इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इसके लिए, और इसने कितनी कोशिश की इसके बारे में आप बहुत सारी किताबों में जो है वो आप इसको पढ़ेंगी। उसके बाद अब हम देखेंगे कि किस तरह से अगर उनको अब ये मिल गया, ये चीज़ मिल गई, तो असल में मिला क्या उनको? वही 3 चीज़ें। कौन सी 3 चीज़ें जो हमने शुरू में कहा था कि जो असल में किसकी बुनियाद है? डेमोक्रेसी की बुनियाद है। उनको डेमोक्रेसी से ही अपना ब्लैक प्रेसिडेंट मिल गया, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जिनकी ज़्यादा सीटें हैं, जिनकी ज़्यादा तादाद है, तो गवर्नमेंट उन्हीं के सोच की बनेगी। तो जमहूर का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब है कि उनको पार्टिसिपेशन का हक मिला और उन्होंने अपने डिस्प्यूट हल किए, उनको इक्वालिटी और जस्टिस मिला। तो अब हम इसको क्लियर टर्म्स में, हमने पहले मिसाल पढ़ी कि किस तरह से, और अब इसको समझने के लिए हम पार्टिसिपेशन को अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इट इज एसेंशियल फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नेंस। किसी भी मुल्क की हुकूमत को कामयाब करने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां के लोग उस हुकूमत में अपने हिस्से का काम करें, हिस्सेदारी उसमें करें, पार्टिसिपेट उसमें करें, उसमें शामिल हो जाएं हर तरह से। दिस पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस। सबसे बुनियादी तरीका इसका यह होता है कि हम वोट डाल के अपने नुमाइंदे चुनते हैं, जिसको हम असल लैंग्वेज में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, जो असल कॉन्सेप्ट है इसका पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, इन इंडिया जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड, क्योंकि अब हम इंडिया वापस आ जाएंगे साउथ अफ्रीका से, तो जनरल इलेक्शंस यहां पर 5 साल बाद होते हैं, किसी मुल्क में 4 साल बाद होते हैं। तो ये अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ माशरों ने तय कर दिया है कि हम किस तरह से करेंगे। तो इंडिया में किस तरह हमारे यहां होता है, एवरी 5 years टू कीप ए चेक ऑन द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा होता है कि 5 साल के बाद हम क्यों गवर्नमेंट जो है बदलते हैं या गवर्नमेंट को हम फिर से रिकॉग्नाइज एस्टैब्लिश करते हैं? क्यों होता है ऐसा इलेक्शंस के जरिए? ताकि हम गवर्नमेंट पे एक चेक रख सके, ताकि वो कोई गलत काम करे तो हम उनको हटा सके वहां से और नए गवर्नमेंट को ला सके। वेरी गुड। तो ये असल में पार्टिसिपेशन का सबसे बढ़िया बुनियादी तरीका यही है, और ये असल एसेंस है किसका? डेमोक्रेसी का। और अब क्या यही तरीका है? सिर्फ यही तरीका है कि हमने वोट डाल दिया बस? अब अगर गवर्नमेंट ने गलत किया तो 5 साल तक क्या हम इंतजार करेंगे? उसके लिए और तरीके हैं। उसके लिए पहला तरीका क्या है? इन एडिशन टू इलेक्शंस देयर आर सेवरल अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन सच एज प्रोटेस्ट। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोई
हमारी मर्जी के खिलाफ हम ज्यादा लोग जिन्होंने गवर्नमेंट को, उसी गवर्नमेंट को चुना है, लेकिन उन्होंने उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कानून लाया है जिससे ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, बहुत थोड़े लोगों को फायदा हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हम धरना दे सकते हैं। धरना का मतलब होता है कि हम कहीं पर बैठ जाएं, इस पर तकरीरें करें और गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाएं अपनी, और रैलीज निकालें। रैलियां निकालना वो तो आप समझ रही हैं, स्ट्राइक्स करें, हड़ताल करें, सिग्नेचर कैंपेन चलाएं। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जमहूरी उसूलों में यह सब जायज है इस हद तक कि कहीं पर वायलेंस ना हो। वायलेंस कहीं पर अलाउड नहीं है। वायलेंस हो गई तो ये सारी चीजें नाजायज हो जाएंगी। प्रोटेस्ट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम सड़कों पर टायर जलाएं। प्रोटेस्ट का हरगिज मतलब नहीं है हम लोगों के दुकान तोड़ें। प्रोटेस्ट का हरगिज मतलब नहीं है हम गाड़ियां फोड़ें, लोगों के सिर फोड़ें। ये प्रोटेस्ट का मतलब नहीं है। प्रोटेस्ट का मतलब है अपनी आवाज पहुंचाना, और वो उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो महज़िब तरीका होना चाहिए। हम प्ले कार्ड उठाएं, नारेबाजी करें, कुछ भी कहें, जुबान इस्तेमाल करें, लेकिन फिजिकल ना हो कहीं पर भी। समझ रहे हैं? तो ये बुनियादी उसूल है, इस शर्त को जरूर याद रखना है। दैट इज वाई कि बहुत सारी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट कभी कभार जो है ताकत का भी इस्तेमाल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वायलेंस होती है उस प्रोटेस्ट में। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रोटेस्ट को जाया करना ये लोगों के हाथ में। जब लोग प्रोटेस्ट उस तरह से करें कि वहां पर आम जिंदगी मुतासिर हो रही है, तो गवर्नमेंट को हक बनता है, उनको गवर्नमेंट चलानी है। ये हो सकता है कि 1000 लोग ये चाहते हों कि इस कानून को बदला जाए, लेकिन उस बदलने की प्रोटेस्ट में लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो ये भी कहां का वो तरीका है? हम लाखों लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये भी तो जरूरी, ये भी सोचना है। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है? मैस मीडिया। इसको आप ऐड कर सकते हैं सोशल मीडिया। हालांकि सोशल मीडिया बहुत डेंजरस चीज़ है, इसमें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात होती है और फिर लोग बोलते क्या है, और जिसको जो मर्जी मनमर्जी आए, बिना रिसर्च किए, बिना सच्चाई का खोज किए लोग बातें बताते हैं, और लोग एक दूसरे को बदनाम करने के लिए भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और इसमें मैस मीडिया आता है, जिसमें टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, इसको मैस मीडिया कहते हैं। मैंने सोशल मीडिया को जानबूझकर यहाँ पर पॉइंट नहीं रखा, क्योंकि सोशल मीडिया ये इट शुड बी अंडर सम सॉर्ट ऑफ चेक कि हम इसको ना माने, सोशल मीडिया को जनरली हम ना माने। ठीक है, सबको बात करने का हक है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन सोशल मीडिया की बात को हम किसी खास हद तक ही मान सकते हैं। इस पर जब जिसका रिसर्च नहीं है तो सोशल मीडिया काफी डेंजरस हो जाता है। इट आल्सो प्लेज ए मेजर रोल इन हाईलाइटिंग द पब्लिक इश्यूज एंड मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। हम अपनी हर बात को प्रिंट में रख सकते हैं, टीवी पर ला सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में इसको अच्छी तरह से, क्योंकि जो बात न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगी लोगों की तरफ से, वो तो चुनिंदा सच्चाई पर मबनी ज़रूर होगा, क्योंकि वरना मैस मीडिया का मतलब ये सब लोगों तक पहुंचेगा, तो लोग तो समझेंगे कि इसमें झूठ कहाँ है और सही कहाँ है। समझ रही हैं? उसके बाद तीसरा पॉइंट जो तरीका है पार्टिसिपेशन का, पीपल आल्सो पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कहीं पर अब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो लोग अपनी तरफ से उसमें खुद से ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग उसका हिस्सा बनते हैं खुश होके। तो ये भी एक तरीका है। कहीं पर डैम बन रहा है तो लोग उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कि नहीं ये बनना चाहिए यहाँ पर। कहीं पर डैम बन रहा है गलत तरीके से तो लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। समझ रही हैं? एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। मैंने मिसाल दी डैम की, कहीं पर बन रहा है तो हो सकता है ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत मुजिर हो, तो क्रिटिसाइज लोगों को करना चाहिए, वहां आ जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। और अब अगर ये सही काम हो रहा है तो दूसरी तरफ से लोग आने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए जो इस पर क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसका मतलब है एक दूसरे के साथ। लेकिन ये सारा कहां पर होना चाहिए? देयर शुड बी अ लाइन। वो लाइन क्या होनी चाहिए कि नो वायलेंस। क्योंकि वायलेंस आ गई तो सारा फिर आपको कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हारेंगे सभी। क्लियर? ओके। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। मैंने कहा जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है या कहीं पर अगर गवर्नमेंट किसी और तरह की हो, डेमोक्रेसी ना हो, तो वहां पर मसाइल होते हैं। और डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब यही है कि हम अपने मसाइल को हल करें, अपने मसाइल को, और वो भी मिल बैठ के।
कोई अच्छा सा जेन्युइन सा हल निकालें जिसमें सबकी भलाई हो। यहां जब हम मसाइल का हल निकालते हैं, यह भी ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं होता है कि हम ये कहें कि नहीं आपने मेरी ही बात माननी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, मसाइल इस तरह हल नहीं होते। मसाइल किस तरह हल होते हैं? मसाइल इस तरह, इसमें ले दे वाला मामला होता है, क्योंकि इसमें हर एक को गुंजाइश रखनी है, तभी मसला हल होगा। वरना अगर एक को हम नाराज करेंगे और सब कुछ एक दूसरे के लिए ही करेंगे, हो सकता है सही वही भी कह रहा हो, लेकिन फिर भी जब मसाइल पैदा होते हैं तो उसमें ले दे वाला मामला जरूर होता है, क्योंकि हम मतलब हल जो होता है सच्चाई के करीब होता है। यह हमेशा कंप्लीट सच्चाई नहीं होती, यह मान के चलना चाहिए इंसान को, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है। नंबर 1 इसमें याद रखना है, इन एनी कंट्री प्रॉब्लम्स में रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट दैट लीड टू अंडरस्टैंड अनप्लीजेंट। मसाइल का हल जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट जरूर होते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम रहने देंगे तो इससे बहुत ज्यादा लोगों में नाइतफाकी फैलती है, अनरेस्ट होता है, लोग परेशान रहते हैं, और इससे नाचाकी होती है जिसको हम अनप्लीजेंटनेस, यानी माहौल ठीक नहीं लगता है, फिर घर से बाहर निकलना 2 बार हो जाता है, लोग परेशान रहते हैं, लोगों का काम नहीं चलता है, लोगों के बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती है, हम मुख्तलिफ चीज़ें जो एक महज़िब समाज को करना चाहिए वो नहीं हो सकता है फिर। तो ये सारी बातें जो है बहुत ज़रूरी है कि हम इन मसाइल को बढ़ने से पहले ही हल करें, आपस में बैठे। दूसरी बात, देयर में अराइज ए सिचुएशन व्हेन 2 people or 2 groups feel that they are not being treated fairly or are being discriminated on grounds of culture, region, religion, economic background, caste, race, etc. अब सवाल पैदा यह होता है कि मसाइल होते ही क्यों हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही क्यों हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट जब होंगे तभी तो हम हल निकालेंगे। तो होते क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं कि मुआशरे का कोई एक सेक्शन अपने आप को समझता है कि हमारे साथ ज्यादती है। वो किस बुनियाद पर? ये मुख्तलिफ बुनियाद पर, और कभी होती भी है, ये हम नहीं कहेंगे कि किसी के साथ नहीं होती है। तभी तो प्रोविजन है, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी में है ये कि मसाइल हल करने चाहिए। इसका मतलब मसाइल हैं। किसी भी बात को अगर हम ये कहते हैं कि ये करना है तो इसका मतलब ये है मसला, ये जानना बहुत जरूरी है। तो होता किस तरह से है? ये कोई इस बुनियाद पर किसी के साथ ज्यादती होती है कि आपका कल्चर सही नहीं है, आप इस तरह का पहनावा आपका है, हमारा इस तरह, आप हमारी बात मानो थोपते, आपका रीजन जो है आप हमारी तरह खाना खाना शुरू कर दीजिए, हम जो खाते हैं आपको भी वही खाना चाहिए, जो आप खाते हैं हम खाने नहीं देंगे। तो इस तरह की जो बातें होती है, लोग इससे परेशान होते हैं क्योंकि वो सदियों से ये करते हुए आ रहे होते हैं, और अब बीच में उनको ये बताया जाता है कि नहीं यार आप गलत हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं। उनको लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, या उनके मजहब को तख्तेदार पर बिठाया जाता है, उनके मजहब पर उनकी गालियां दी जाती है, उनके मजहब को बुरा भला कहा जाता है। तो इसके लिए तो काफी सेंटिमेंटल लोग होते हैं मजहब के लिए। इसी तरह उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देख के लोग उनकी तज़हीक करते हैं, यानी उनके साथ ज्यादतियां की जाती है, वो कमजोर हैं तो इसके, जैसे हमने साउथ अफ्रीका में पढ़ा तो आमतौर पर जो बाहर से आए हुए सेटलर्स थे वो बड़े अमीर लोग थे, और जो वहां पर रह रहे लोग थे वो तो नॉर्मली गरीब थे। तो वो तो चलते तो ना, ये तो डंगरों से भी बदतर है, तो उन्होंने उस तरह की और इसी तरह कास्ट और रेस का तो हमने पूरा अफ्रीका तो इसी की वजह से, और कास्टिज्म इंडिया में प्रेवलेंट है, और हमने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो तो हमने बार बार हमने रेफरेंस दी है कि उसने किस तरह से लड़ा इनके हुकूक के लिए, और यहाँ पर अनटचेबिलिटी के लिए बहुत सारे मसाइल रहे हैं, आगे चलकर भी हम इस पर बात करेंगे। तो ये सारे मसाइल इन्हीं की वजूहात पर होती है, तो हमें सबसे पहले इन वजूहात को ख़त्म करना है। इट इज द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। लिहाजा यही कॉन्फ्लिक्ट जो आते हैं उभर के, इन्हीं को हल करना गवर्नमेंट की जरूरत होती है, और डेमोक्रेसी का बुनियादी उसूल है। दूसरा, तीसरा यहां पर एक मिसाल है कि और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या इतने ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? ये मुल्कों के बीच में भी मसाइल हो सकते हैं और स्टेट्स के बीच में भी मसाइल। ये मैं भूल गया था यहां पर। मिसाल के तौर पर यहां पर हम इंडिया से सारे दरिया जो है नॉर्थ की तरफ से वो पाकिस्तान चले जाते हैं, समझ रहे हैं? तो 2 मुल्कों के बीच में भी पानी पर झगड़ा है।
इसी तरह रियासतों के बीच में भी पानी पर झगड़ा है, और यहां पर इंडिया और पाकिस्तान ने फिर इस पर जो है एक माहिदा किया है जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। और इसी तरह यहां इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका पानी दूसरे स्टेट में चला जाता है, और एक स्टेट जिससे पानी निकल के आता है वो बंद कर दिया कभी कभार। और ऐसा आप इसमें देखोगे, जो यहां पर एक मिसाल है, रिवर्स एज ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बुनियादी जरूरत जो है सारी चीजों में वो कौन सी है? वो तो पानी की है, वाटर की है। द वाटर फ्लोइंग बिटवीन टू स्टेट्स और कंट्रीज कैन लीड टू ए कॉन्फ्लिक्ट। जैसा मैंने कहा, ये बन सकता है मसला। तो एक स्टेट, उसका हुक्मरान एक है, उसका आईन एक है, उसके लोग सभी एक जैसे हैं, उनका कल्चर एक तरीके का है, इसके बावजूद भी उनमें झगड़ा ये है क्योंकि स्टेट्स अलग अलग है, और एक स्टेट का पानी दूसरे में जाता है, और पहले वाली स्टेट जो है जिससे पानी निकलता है वो कहता है ये मेरा है तो मैं दूसरे को नहीं दूंगा। तो इससे मसाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बड़ी मिसाल है, तमिलनाडु इज इन इंडिया वुड गेट वाटर ओनली इफ कर्नाटक रिलीजेस इट। तमिलनाडु तभी पानी हासिल कर सकता है जब कौन छोड़ेगा पानी? पता है कौन सा दरिया यहां से गुजरता है? ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, तो इसको आप जानोगी जरूर, ठीक है। रिलीजेस इट एंड दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। और इससे अक्सर बेशतर क्या होते हैं? झगड़े होते हैं इन स्टेट्स के। और इस वजह से क्या किया जाता है? इट हैज टू लेड टू क्रिएशन ऑफ ए ट्रिब्यूनल टू सी शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर इन दीज स्टेट्स। लिहाजा गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया, और वो ये देखता है कि क्या करना है और किस तरह से इसको आपस में मिल बांट के किस तरह से रहना है। तो इस तरह से झगड़ों का हल बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में। उसके बाद आती है इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर पहले दो चीजें आ गई तो फिर तो इक्वालिटी और जस्टिस ये तो प्रिवेल हो गई। अब अगर झगड़ा है तो इक्वालिटी और जस्टिस वहां पर आ जाएगा। पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है तो इक्वालिटी जस्टिस काम करेगा। समझ रही है? ये उन दो के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला है, और ये दोनों जरूरी है, इक्वालिटी भी और जस्टिस भी। ये असल में एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखें। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। यहां पर भी ये बात क्लियर मैंने लिखी है कि ये बिल्कुल, इनको आप जुदा नहीं कर सकते हैं। दे आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो साइड हैं ये, दे गो हैंड इन हैंड। एक को आप छोड़ोगे तो इसका मतलब है एक टायर पर गाड़ी नहीं चलती है, तो एक, या साइकिल के एक टायर से हवा निकाली, ये साइकिल की तरह है। नंबर 2, वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट इज कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर कोई गवर्नमेंट ये कह रही कि मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हूं, तो चेक किससे होगा? चेक इसी बुनियाद पर होगा कि क्या वहां पर इक्वालिटी और जस्टिस है। जिस मुल्क में मसावात और इंसाफ है, मसावात और तो समझ लीजिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी की तारीफ ही यही है, मसावात और इंसाफ। तीसरा पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैड वेज्ड अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द गेटिंग राइट्स टू द दलित्स और अनटचेबल्स। इसकी बात मैंने अभी पहले की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी को, कि जो झगड़े हैं समाज में रेशियल बुनियाद पर, उसने इसके लिए काम किया ताकि लोगों को इक्वालिटी और जस्टिस मिले। है ना, ये उसके साथ मिला हुआ। Number 4, the practice of untouchability is now banned by law in order to bring equality and justice in society. अब गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? जब कानून बना तो उसमें ये अनटचेबिलिटी जो है, छूत छात वाला मसला जो है कि नहीं मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, इसके साथ गाड़ी में नहीं बैठूंगा, वहां पर मैं इनको बैठने नहीं दूं, उस मंदिर में ये नहीं जाएंगे, इस मस्जिद में ये नहीं आएंगे, तो इसको गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर किया गया कि अनटचेबिलिटी को जो भी प्रमोट करेगा ये कानूनी तौर पर नाजायज, उसको सजा होगी। क्लियर? ये कानून कर सकता है। Likewise, the Hindu Marriage Act provides equal inheritance rights to daughters in their father's property. एक और मसला, पुराने जमाने में बेटियों को जो है वो बाप की जागीर से जायदाद नहीं मिलती थी और ये प्रेवेलेंट था बहुत जमाने से, लेकिन यहां पर इंडिया में बहुत सारी इसमें विमेन के जो विमेन राइट्स की चैंपियन लेडीज जो थी उन्होंने इस पर, और बहुत सारे मर्दों ने भी इस पर बात चलाई कि हमारी औरतों को क्यों हुकूक नहीं मिलते हैं, बाप के हक से, बाप के इस प्रॉपर्टी से उनको हक क्यों नहीं मिलता है, इनहेरिटेंस क्यों नहीं मिलती है, खानदानी विरासत इनको क्यों नहीं ट्रांसफर होती है। तो फिर इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कानून बनाया और हिंदू जो अपने पुराने कानून के हिसाब से जो अपनी बेटियों को
इनहेरिटेंस नहीं देते थे, अब कानून यहां पर आ गया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसमें सेक्युलरिज्म में समझाया था कि सेक्युलरिज्म की बुनियाद यह है कि जो भी आपका मजहब है वो आप पालें, कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन जहां पर वो कानून के आगे आड़े आ जाएगा तो वहां पर कानून माना जाएगा, वहां कानून इंटरवेंशन करेगा। क्लियर? तो यहां पर भी हालांकि हिंदू मजहब में ये पहले से था कि बेटियों को नहीं मिलेगा, लेकिन कानून यहां खुद आ गया। क्लियर? तो कानून ने इनहेरिटेंस राइट्स जो है डॉटर्स को भी दे दिए। नंबर 6 पॉइंट जो आपको याद रखना है, द गवर्नमेंट आल्सो टेक स्टेप्स टू ब्रिंग गर्ल चाइल्ड ऑन एन इक्वल लेवल लाइक ए बॉय चाइल्ड। इसी तरह हम देखते हैं कि बेटियों को अक्सर कमतर समझा जाता है, उनको पढ़ाने में या बाकी बहुत सारे लोग इसमें ज्यादती करते हैं। तो गवर्नमेंट यहां, क्योंकि इक्वालिटी और जस्टिस का मामला है, पार्टिसिपेशन का मामला है, और ये डिस्प्यूट का भी मामला बनता है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई है, जुड़ी हुई है। सो विदाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी, हम ये कह सकते हैं, लास्ट वाला पॉइंट हम ये रेज कर सकते हैं कि विदाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी डेमोक्रेसी वुड रिमेन मीनिंगलेस एंड डायरेक्शनलेस। इसकी तो फिर पता ही नहीं इसकी जहत किस तरफ है, कहां जा रही है। डेमोक्रेसी का मतलब फिर क्या है अगर इक्वालिटी और जस्टिस नहीं है? तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? तो लेट अस सी नाउ क्वेश्चंस, फटाफट इनको हम देखेंगे। हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका? मैंने कहा था पहले ही कि आप लास्ट में इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हम फिर बात करेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। हम देखेंगे पहले क्या था। आप जो भी यहां माया की लाइफ में आज होने वाला है साउथ अफ्रीका में, उसका उलट आप सोचेंगे कि उस वक्त क्या था जब माया से पहले वाले लोग वहां पर थे। मायाज लाइफ वुड बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे इन टर्म्स ऑफ इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। आज उसको इक्वल स्टेटस मिलेगा। इसका मतलब उससे पहले क्या था? वहां इक्वल स्टेटस नहीं था। शी वुड गेट ए स्कूल वायर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल क्लासेस, रिच और पुअर, हाई और लो, ब्लैक एंड व्हाइट, स्टडी टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि आज अगर उसको स्कूल मिल रहा है कि जहां पर उसको हर तरह के बच्चे, क्या चाहे उनका सोशल स्टेटस क्या है, अमीर है, गरीब है, सफेद है, काले हैं, उस तरह के स्कूल में उसको एडमिशन मिलती है। तो इसका मतलब है पहले वाले बच्चों को यह हासिल नहीं था। द सेम हॉस्पिटल वुड ट्रीट हर विच ट्रीट्स फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो वो हमने ऊपर पढ़ा, हॉस्पिटल्स अलग थे, स्कूल्स अलग थे, बस स्टॉप्स अलग थे। तो आज उसको वही हॉस्पिटल मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलता है। शी कुड एंजॉय एवरी सोशल फैसिलिटी इन हर कंट्री। हर तरह की जो उसको समाजी जरूरत के मुताबिक जो फैसिलिटी उसको चाहिए वो उसको मिल सकती है। इसका मतलब पहले ये नहीं होता था। तो साउथ अफ्रीका की एक और इमेज हमारे इसमें रिवाइज हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट? कौन कौन से तरीके? एक डायरेक्ट तरीका है पार्टिसिपेशन का जो हम इलेक्शन के जरिए से, और कौन से तरीके हैं वो हमने पढ़े हैं, हम इसमें से फिर से देखेंगे। देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट को चुनने के बाद भी लोग गवर्नमेंट को यह बता सकते हैं अपने तरीके से कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से हुकूमत करनी चाहिए। दीज इंक्लूड्स धरनास, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स, प्रेस रिलीज एटसेट्रा। पहला तरीका तो हमने कहा कि वो तो गवर्नमेंट में भेजने का तरीका यह है कि हाँ वहां पार्टिसिपेशन करें इलेक्शंस में, लेकिन अब तरीका हमारे पास यह है कि गवर्नमेंट को किस तरह से पता चले कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू मेनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स? अभी हमने ये डिस्कस किया कि क्यों यह जरूरी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोगों के बीच में या इवन स्टेट्स के बीच में, रीजन्स के बीच में जो मसाइल पैदा होते हैं उनको हल करना क्यों जरूरी है? The government is necessary to find solutions to many disputes or conflicts between it is because it represents the country and the constitutional system. गवर्नमेंट को यह करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो किसी एक कौम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, किसी एक रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो रिप्रेजेंट करते हैं दो चीजों को। नंबर 1, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, कंट्री में जो कानून है, आईन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आईन कहता है कि सब बराबर हैं, आईन कहता है सबको हक मिलना चाहिए, और कंट्री सबकी है, लिहाजा गवर्नमेंट मजबूर है। बात समझ आई? सो इट हैज द पावर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एट लार्ज। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट नहीं करेगा, कौन करेगा फिर? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही वो वसी तर वसाइल हैं जिनके जरिए से वो मसाइल हल कर सकते हैं। एनी स्टेट विदाउट ए गवर्नमेंट मे फेस क्राइसिस एंड लॉलेसनेस। क्योंकि गवर्नमेंट के बगैर कोई भी स्टेट, कोई भी मुल्क, कोई भी जगह
वो लॉलेसनेस का शिकार, वो गैर कानूनियत का शिकार हो सकती है और वहां पर सोशल क्राइसिस हो सकते हैं। क्लियर? चौथा सवाल, व्हाट एक्शंस डज गवर्नमेंट टेक टू एंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली? अब कौन सा तरीका इख्तियार करता है गवर्नमेंट की जिसके जरिए से ये एंश्योर किया जाता है, ये यकीनी बनाया जाता है कि सारे लोग जो है वो उनके साथ मसावत का सलूक किया जाता है, सारे लोग बराबर हैं। द गवर्नमेंट मेक्स एंड एनफोर्सेस लॉज टू एबॉलिश ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए पहला काम यह होता है कि वो कवानीन नाफिज किए जाते हैं जिनके जरिए से किसी के साथ भी ज्यादती, नारवा ज्यादती जो होती है उसको खत्म किया जाता है, कानून नाफिज किया जाता है। इट मेक्स प्रोविजंस टू प्रोवाइड इक्वल फैसिलिटीज टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। अब अगर कानून के मुताबिक उनको, जिन लोगों को फिर भी किसी तरह से कमजोरी रहती, उनके लिए कवानीन बनाए जाते हैं ताकि उनको बाकी लोगों के बराबर लाया जाए। जिस तरह से हमारे यहाँ रिजर्वेशन के कानून है कि जो कमजोर तबके हैं उनको गवर्नमेंट की उनमें रिजर्वेशन दी जाती है, इसके बारे में आप आगे चलकर आपको और भी पता चलेगा। रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मेक ए लिस्ट, फॉर एग्जांपल ऑल पीपल आर इक्वल। अब आपको पूरा ये लेसन जो है इसको हमने पहले भी पढ़ा, तो हम देखेंगे कि की आइडियाज जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो हमने पहले ये 3 एलिमेंट्स, हम इसके अलावा हमें बोलना है की एलिमेंट्स जो हमने पढ़े पहले थी। मैंने कहा यही 3 हम क्यों डिस्कस करते हैं। अब जितने भी मैंने यहां पर रखे हैं इनको आप देखोगे ये सारे के सारे बैक उसी जगह पर आ जाएंगे। लेट अस सी, ऑल पीपल आर इक्वल ये लास्ट वाला है, उसमें फॉल करता है। जस्टिस टू ऑल, लास्ट वाले में फॉल करता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर इक्वल एजुकेशन टू ऑल, लास्ट वाले में फॉल करता है। एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फिर जस्टिस में फॉल करता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जस्टिस में फॉल करता है। तो यानी वो पहले वाले 2 भी लास्ट वाले में फॉल करते हैं। तो असल में मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी का असल मतलब है इक्वलिटी एंड जस्टिस। थैंक यू सो लॉट। ये हो गया लेसन। कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक्स।